फाइनली टेंशन भरा सफ़र ख़त्म हुआ और वो तीनों जेट से निकलकर ब्लैक मर्सिडीज़ की जाने पड़ गए, जिसके आगे पीछे 3-3 सिक्योरिटी की कार्स मौजूद थीं। 30 मिनट के मज़ीद सफ़र के बाद वो लोग एक आला शान बंगले के सामने खड़े थे, जिसका हीर ने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था, क्योंकि हासिक ने कहा था उसकी माँ मर रही है। तो उसे लगा वो लोग किसी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक वगैरह में जाएंगे, मगर सामने खड़ा घर देखकर उसका मुंह कुछ लम्हों के लिए खुला का खुला रह गया। लेकिन वो जल्दी खुद को कंपोज कर गई। कुछ सिक्योरिटी चेक्स के बाद वो लोग अंदर दाखिल हो गए, जहाँ हासिक और हसाम तेजी से एक साथ 2 स्टेप क्रॉस करके सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, जिसकी वजह से हीर को उनके बराबर चलने में दिक्कत होने लगी। जैसे ही वो ऊपर आई, सीने पर हाथ रखकर अपनी सांस बाल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही निगाह उठाकर उससे सामने देखा, उसकी बहाल होती सांस वापस कहीं गले में अटक गई, क्योंकि सामने ग्लास वॉल की शक्ल में हॉस्पिटल नुमा कमरा था। शीशे की दीवारें होने की वजह से अंदरूनी माहौल साफ-साफ बाहर से दिखाई दे रहा था, जहाँ डॉक्टर्स और नर्सें फुर्ती से अपना काम कर रही थीं। कोई अंदर जा रहा था, वो कोई बाहर आ रहा था। हीर की निगाह वजदान साहब से टकराई, जो डॉक्टर से मौकूफ गुफ्तगू थे, जिससे हीर को अंदाज़ा हुआ कि यकीनन ये डॉक्टर उनकी वाइफ के केस के इंचार्ज हैं। उन्होंने आज भी ब्लैक कलर का लिबास पहना हुआ था और उनका चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था। उन्हें देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि उनकी बीवी कुछ देर बाद दम तोड़ने वाली है। उन्होंने अपने एहसासात को बहुत अच्छे से सैद महरी के लबादे में छुपाया हुआ था। उससे सोचा कि वो इस फैमिली को कुछ प्राइवेट टाइम दे, इसलिए वो खामोशी से वहीं कुर्सी पर बैठ गई और शाम की तरफ देखने लगी, जो किसी डॉक्टर से बहस से गुफ्तगू था। यहाँ डॉक्टर उसे उसकी माँ की सिचुएशन के बारे में बता रहा था, लेकिन असाम की वार्निंग देती डार्क आंखों को देखते हुए उस बेचारे डॉक्टर का वजूद होप से हल्का हल्का कँपा भी रहा था। क्या तुम ये इंग्लिश में बता सकते हो? असाम ने शोला बरसाती निगाहों से उसे देखते हुए कहा, क्योंकि वो उसे मेडिकल टर्म्स में समझा रहा था, ऊपर से इटालियन में, जिसकी असाम को मुकम्मल समझ नहीं आ रही थी। इससे वो सिझोते हुए बोला, क्योंकि उसका सब्र किसी भी पल जवाब दे सकता था। सॉरी सर, जैसे कि आपको पता है आपकी मामा लास्ट 8 साल से कोमा में है। कल उनका दिमाग उठने के सिम्टम्स वाजिया कर रहा था और ये अच्छी खबर थी, मगर बाद में पता चला कि वो जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गई हैं। इसे हम मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं थे कि वो जागने का शौक बर्दाश्त कर पाएंगी या नहीं। इसी कश्मकश में हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया और आज अचानक से उनका दिल बंद हो गया, जिसको वापस से रिवाइव करने में हमें काफ़ी वक्त लगा। मुझे यकीन है ऐसा वापस से कभी नहीं होगा और हम लोग 80% खतरे से निकल आए हैं और जल्दी आपकी वालदा को होश आ जाएगा, क्योंकि आपकी वालदा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो कर रही हैं। डॉक्टर कहकर वहाँ से चला गया, तो वजदान साहब, जो अभी अभी उनकी गुफ्तगू में शामिल हुए थे, वो अपने बालों से उंगलियां चलाने लगे और फिर कुछ कदम चलकर कुर्सी पर बैठ गए। वो जल्द होश में आ जाएगी। उन्होंने आहिस्ते से खुद से कहा, मगर हासिक, जो उनके पास ही खड़ा था, उनके अल्फाज उसके कानों से बाखूबी सुने थे। जी, हम फिर से उनकी शाइन होती सब्ज आंखों को देखेंगे। कसम से बाबा, ये एक मुआज़ा है जिसके होने का मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। वो थोड़ा सा नीचे की जानिब झुककर नम आंखों से अपने बाबा के सर पर अपने लब रखते हुए बोला। हसाम खामोश सा जाकर अपने बाबा के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसे इन मौजों वगैरह पर कोई यकीन नहीं था। उसे लगता था ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद आपको दर्द, तकलीफ और अज़ियत के अलावा कुछ नहीं देती है, और ये सबक उसने काफ़ी अर्सा पहले सीख लिया था। उसकी निगाह हीर से टकराई, जो लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रही थी। वो चाहता था उसके पास जाए, उसकी बाहों के हज़ार में कुछ लम्हे के लिए भयानक दुनिया से गायब हो जाए, उसकी खुशबू से कुछ पलों के लिए अपने गमों को भूल जाए। लेकिन वो उसके पास नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका चेहरा देखकर उसे बस वो पल याद आ रहा था जब उसने उसके सामने अपनी दिली कैफियत बयान की और उसने बगैर हिचकिचाए उसे ठुकरा दिया। वो जानता था जब उससे ये सब कहा सही वक्त नहीं था, मगर मैं नहीं पूछूंगा कि हीर यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। लेकिन मेरा तुम्हें मशवरा है कि तुम उसे एक गेस्ट रूम में ले जाओ ताकि वो आराम कर सके और खुद भी कुछ देर रेस्ट कर लो। मैं और हाजिक यहाँ ही हैं, अगर कुछ हुआ तो तुम्हें कॉल कर देंगे। उसके ख्यालों को वजदान साहब की आवाज़ की वजह से ब्रेक लगी। मैं ये रूम छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मामा को होश नहीं आ जाता। आप चाहें तो चले जाएं, हीर आपको कुछ देर कंपनी दे देगी। अस्साम ने नाम ऐसा हिलाते हुए कहा, तो वो लंबा सांस खींचकर रह गए, क्योंकि वो अपने बेटे की ज़िद्दी तबीयत से बाखूबी वाकिफ थे। इससे हाजिक को अपने पीछे चलने का इशारा करके वहाँ से उठ गए और उन्होंने जाते हुए हीर को साथ चलने का एक बार भी नहीं कहा। भाई, वो क्यों कहें? वो जानते थे वो भी उनके साहबजादे की तरह साफ शफाफ लहजे में मना कर देगी। बस फ़र्क ये होगा, उसके लहजे में ज़रा बहुत ज़्यादा एहतराम और ठहराव होगा। वैशान साहब लोगों को गए 2 घंटे से मज़ीद वक्त गुजर गया था, मगर हसाम उस जगह से टस से मस भी नहीं हुआ। हीर को जब ज़रूरत से ज़्यादा बोरियत हुई, तो वह एहतियात से कदम उठाते हुए उसके करीब जाने लगी, जिसकी निगाह ग्लास वॉल पर फिक्स थी,
जहाँ एक डॉक्टर बिस्तर पर पड़े वजूद को चेक कर रही थी, जिनकी हालत बिल्कुल ठीक थी। बस आंखें खुलने की देर थी, जो वो खुलने में काफ़ी वक्त ले रही थी। हीर ने उसके बराबर बैठकर नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। जब हसाम ने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद नहीं करवाया तो उसे सुकून भरा सांस लिया। तुम उनके कमरे में जाकर उनसे बातें क्यों नहीं करते? कहते हैं जो मरीज कोमा में होता है वो लोगों की बातों को सुन सकता है, इसलिए तुम्हें उनके पास जाकर बात करनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारा बोलना उनके लिए ट्रिगर पॉइंट साबित हो। उससे मोहब्बत भरे लहजे में कहा, मगर उसकी जानिब से खामोशी भरा जवाब पाकर उसे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि वो उसी की तवक्का कर रही थी। वो कुछ देर उसके थकावट ज़्यादा चेहरे को देखती रही, फिर हिम्मत करके उसकी जानिब झुकी और उसने अपने लब उसके रुखसार पर रख दिए। कुछ सेकंड्स वहाँ अपने लम्स और एहसास छोड़कर उससे अलहदा होकर अपनी पलकें पार उठाकर दुखते गालों से उसकी तरफ देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। मैं वहाँ बैल्कनी में हूँ, तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है मेरे पास चले आना। तुम हमेशा मुझे खुद के हम कदम पाओगे हसाम। वो कहकर उसकी पेशानी को अपने लबों से नरमी से छूकर उठकर वहाँ से चली गई, क्योंकि उसकी खामोशी उसे अब अंदर ही अंदर तकलीफ देने लगी थी। रात के वक्त इटली में आसमान का मंजर सांस रोकने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये चांद और सितारों की जीनत बना हुआ होता है। उससे निगाह हटाने को दिल ही नहीं करता, और यही हीर के साथ हुआ था। वो आसमान को देखकर कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद कर गई थी, जहाँ हसाम का चेहरा आसम आया था। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, चाहने लगा हूँ तुम्हें। उसके कहे अल्फाज लहू बनकर उसके वजूद में दौड़ने लगे थे। वो उसके सह में गिरफ्तार सी हो गई थी। वो जानती थी जब हसाम ने कहा था उसे सिर्फ सच बोला था, मगर जितना दर्द उससे उसे दिया था बस थोड़ा सा वो भी उसे देना चाहती थी, जिसमें वो कामयाब भी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद उसे जीत की खुशी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि पहले से भी ज़्यादा अपना आप हारा हुआ महसूस हो रहा था। ही ने जब अपने बिल्कुल पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की तो उसकी आंखें उस बेरहम के एहसास से ही आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी, जो उसकी हर चलती फिरती सांस का मालिक बन बैठा था। मैं 16 साल का था। उसकी गहरी आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वो मुड़कर ना समझे से उसकी तरफ देखने लगी। मतलब? सिर्फ सुनो, मेरी बर्थडे का दिन था, इसलिए मैंने जोर दिया कि हम डिज्नीलैंड जाएंगे। बाबा हज़ा किसी काम की वजह से मसरूफ़ थे, इसी बाबा ने कहा अगले हफ्ते जाएंगे, मगर मैं अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसी दिन जाना है। इसलिए मामा ने बाबा को किसी तौर पर मना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी सिक्योरिटी के सारे इंतजाम सिक्योरिटी हेड को संभालने को कहा। हसाम ने कहकर उदासी से आसमान को देखा। परीहा, मेरी छोटी बहन, बहुत ज़्यादा खुश थी कि हम लोग डिज्नीलैंड जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने वो जगह चुनी ही इसलिए थी क्योंकि मैं जानता था वो उसकी दीवानी है। तुम्हारी छोटी बहन भी है? हीर ने शौक से पूछा। वो थी, लेकिन अब नहीं है। उसके अल्फाज पर हीर ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे और उसकी जानिब देखने लगी, जो इस दुनिया से बेगाना उस आसमान से कुछ तलाशने की कोशिश कर रहा था। है, हम डिज्नीलैंड गए और वहाँ उस एक दिन को जी भर कर जिया। खासकर परीहा ने उससे सारा दिन हर एक प्रिंसेस के साथ अपनी फ़ोटो बनाई। उसकी सबसे फेवरेट स्नो वाइट थी। उसने तब तक उसकी जान नहीं छोड़ी जब तक मामा उसे बाजू से पकड़कर दूर नहीं ले गई। इस मेमोरी को बताते हुए हसाम के लबों पर उदासी भरी मुस्कुराहट बिखरी। हीर ने कुछ भी कहकर उस लम्हे को खराब नहीं किया, सिर्फ उसके चेहरे को अपनी निगाहों में बसाकर उससे बोलने का इंतजार करती रही। वापसी पर हमारी कार्स पर हमला हो गया, जिसकी वजह से हमारे तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स की अमवात हो गई। किसी ने हमारे साथ गद्दारी करके हमारी इन्फॉर्मेशन दुश्मनों को दे दी थी, जिसके नताइज में पहली बार मैंने सड़कों को खून से रंगते और लोगों को अपनी आंखों के सामने जान से जाते देखा था। शदीद सर्दी का मौसम था, लेकिन वहशत से उस दिन पसीने छूट रहे थे। हसाम के अल्फाज पर हीर की आंखों से आंसू निकलकर उसकी गाल को भगोने लगे। उन्होंने सबको हमारी आंखों के सामने मार दिया। उन्होंने सबकी जानें 7 साल की बच्ची के सामने ली। मुझे आज भी उसका डर से लरसता हुआ वजूद याद है, लेकिन उसके बावजूद मामा और हमारे बाकी गार्ड्स ने काफ़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और उनके खिलाफ लड़ने लगे। मेरी मामा ने मुझे परीहा को लेकर साइड पर ले जाने का हुक्म दिया। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मैं उसका हाथ पकड़कर उसे सबसे दूर ले जाने लगा। मुझे आज भी उसका हाथ अपने हाथ में खौफ से कपकपाता हुआ याद है। उसका रंग पीला सर्द पड़ा हुआ था। मैं उसे इत्मीनान दिलाना चाहता था कि सब ठीक हो जाएगा, मगर उस वक्त कुछ भी अल्फाज मुंह से नहीं निकल रहे थे। उसकी वजह शायद मेरा उस छोटी उम्र में घबराना जाना था। मैं उसे अपने सीने से लगाना चाहता था, पर हसाम कहकर रुका और दर्द भरी निगाहों से हीर को देखने लगा। 3 आदमी हमारा पीछा कर रहे थे और वो हम तक पहुंचने में कामयाब हो गए।
मैंने अपनी बहादुरी में एक को पेट पर पंच मारकर उससे पिस्टल छीनकर 2 गोलियां उस पर चला दी, मगर उसी बहादुरी का तीसरे ने फायदा उठाकर परिहा को उसके सीने पर गोली मार दी। उसको यूं जमीन पर बेजान वजूद की हालत में देखने का सदमा मेरा दिलो दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं होश की दुनिया से बेगाना हो गया। ओह गॉड हसाम, मैंने सोचा भी। हीर ने रोते हुए कहना शुरू किया, मगर उससे उसके लबों पर उंगली रखकर नाम सही लाया। अभी नहीं हीर, मुझे पहले कह लेने दो। 2 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल के बिस्तर पर होश आया। हर चीज़ दिमाग में धुंधली सी थी। मुझे कुछ पता नहीं था आखिर हुआ क्या है। उस लम्हे को याद करने में मुझे घंटों का वक्त लग गया। जब सब याद आया तो मेरा दिल किया कि ये सब कभी मुझे याद ना आता। मेरे बाबा ने हर पल मेरे साथ गुजारा और उन्होंने इस जानलेवा खबर को मुझसे छुपा कर रखा। एक बार भी मेरे सामने जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं बहुत जिद्दी और सरपिरा सा था। तब तक सुकून नहीं लिया जब तक सारी बात का पता नहीं चला लिया। तुम सोच भी नहीं सकती उस वक्त मुझ पर क्या गुजरी थी जब मुझे पता चला कि मेरी बहन वहां ही उसी लम्हे दम तोड़ गई थी, जबकि मेरी मामा साथ वाले कमरे में कोमा की हालत में है। एक दिन ने मेरी जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। डॉक्टर ने मामा के होश में आने की कोई लिमिट या दौरानिया नहीं बताया, क्योंकि उन्हें 4 गोलियां लगी थीं। उसके बावजूद उनका अभी तक सांस लेना ही किसी मुआवजे से कम नहीं था। हमने दिन से महीनों उनके अस्पताल में उठने का इंतजार किया, मगर साल गुजर गया और वो नहीं उठी। बाबा को वापस अपने बिजनेस और ड्यूटी को ज्वाइन करना था, इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी फिर से संभाल ली। इसलिए उन्होंने दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स मामा के लिए हायर कर लिए और हम सब घर लौट आए और अपने हुए नुकसान से लड़ने लगे, जो कि नामुमकिन था, क्योंकि दिल में सुराख काफ़ी गहरा बन गया था जिसका भरना अब मुश्किल था। वापस आते ही हाजिक स्विट्जरलैंड चला गया और तब का गया वो भी कैंप के दौरान वापस आया है। मैं अपने बाबा के साथ तन्हा रह गया, जो इस हादसे के बाद काफ़ी ज़्यादा बदल गए। उन्होंने मुझे कभी हर्ट या तकलीफ नहीं पहुंचाई। मैं बस वैसे ही अपना बिखरा घर देखकर रेजा रेजा होने लगा, हर पल टूटने सा लगा। इस बार हीर ने पहली बार हसाम जैसे पत्थर दिल इंसान की आंखों को आंसू से नम होते देखा था। लेकिन सेकंड्स का खेल था। लम्हे में आए थे और पल में वो सनमहरी और हालीपन के लबादे में गायब हो गए थे। तुम जज्बात को चुटकियों में कंट्रोल करने के बादशाह और हसाम वजदान। वो सुर्ख होती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए दिल में बोली, जो आसमान को काफ़ी गहरी नजरों से देख रहा था। अब तुम्हें समझ आ गया होगा मैं उनके सामने जाकर उनसे बात क्यों नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है, वो उस शख्स की आवाज़ सुनने की क्यों ख्वाहिशमंद होंगी जो उनके इतने साल कोमा में होने की वजह है, जिसकी वजह से उनकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी तबाह हो गई। वो तल्ख लहजे में बोला तो हीर बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगी। तो उसे उसके अंदर वो 16 साल का बच्चा अभी भी दिखाई दिया, जिसने इस हादसे का सारा कसूरवार खुद को ठहरा लिया था। तुम इस सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहे हो ना, है ना? वो एकदम से सब कुछ भूलकर उसके सामने जाकर पूछने लगी कि वो ऐसे कैसे खुद को इतने लंबे अरसे से कसूरवार मान सकता है। इस बार सामने गुस्सा कहका लगाया और फिर पहली बार उसकी निगाहों में देखा। उसकी आंखों में इस कदर दर्द और अजियत देखकर कुछ पल के लिए हीर का दिल धड़कना बंद हो गया। ऑफ कोर्स ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ नहीं रहता तो ये सब कभी नहीं होता। परिहा आज हम सब लोगों के दरमियान में होती। मामा यूं इस वक्त वहाँ उस बिस्तर पर ना होती। अगर मैं बाबा के आने का इंतज़ार कर लेता तो सिक्योरिटी की हेड में इतनी जरूरत ना होती कि वो हम लोगों को धोखा दे सके। उसके अल्फाज पर हीर के वजूद पर एक और धमाका हुआ था। मतलब जो शख्स उनकी जानों का मुहाफिज था, उसी ने पीठ पीछे वार किया था। जालिम दुनिया है ना। ये जो सोच रही थी हसाम ने अल्फाज से बयान कर दिया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हम लोगों की दुनिया में नहीं रहने दूंगा। तुम्हें वापस पाकिस्तान भेज दूंगा, जहां तुम वापस से एक पुरस्कून जिंदगी नॉर्मल अंदाज में गुजार सकोगी। मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर अपनी खुशी से नहीं हो, दम घुटता है तुम्हारा यहाँ। मैं बड़े बाबा से बात करके इस मिशन के बाद हम लोगों के तुमसे हर ताल्लुक को ख़त्म करने की दरख्वास्त करूँगा। मैं तुम्हें वहाँ एक अच्छी और महफूज जॉब साथ प्यारा सा घर भी दिलवा दूंगा, ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाए। उसके अल्फाज से उसके दिल पर मरहम रखने की बजाय आज वापस से दौड़ा था। और अगर मैं उन लोगों और दुनिया से दूर ना जाना चाहती हूँ फिर? और फिर क्या अगर मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ? कल तक तुम मरने को तैयार थे लेकिन मुझसे दूर जाने को नहीं। अब क्या हो गया है हसाम वजदान? अभी तो कल ही गाड़ी में मोहब्बत के दावेदार थे, अब क्या हुआ? वो सिसकते हुए आखिर में तकरीबन चीखी थी, क्योंकि उससे दूर जाने का ख्याल ही मौत से बदतर था।
क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि तुम यहाँ से दूर चली जाओ। तुम बहुत मासूम हो, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम्हारा एंड भी मेरी मामा की तरह हो। अगर वो मेरे बाबा से पेरिस में ना मिली होती तो यकीनन उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती, एक आम इंसान के साथ नॉर्मल खुशियाँ और सुकून भरी ज़िंदगी। शट अप हसाम, स्टॉप इट। और ये अगर लफ्ज़ हर जुमले में इस्तेमाल करना बंद करो। वो गुस्से से बोली, वैसे भी जोड़े आसमान पर बनते हैं, ये सब किस्मत का खेल है हसाम वजदान। हम हर चीज़ से भाग सकते हैं लेकिन अपनी किस्मत से मुंह नहीं मोड़ सकते। वो किसी न किसी तरह हमारे दरवाजे तक आ ही जाती है क्योंकि वो अपना रास्ता बनाना जानती है। वैसे भी तुम्हारी मामा तुम्हारे बाबा से शादी ना करती तो भी तब भी हो सकता है वो इस वक्त इस बिस्तर पर ही पड़ी होती और उसकी वजह कोई एक्सीडेंट, बीमारी या कुछ भी हो सकती थी। इसलिए प्लीज़ कुछ भी फजूल बात मत करो। वैसे भी तुम्हारी मामा की तुम्हारे पापा के लिए मोहब्बत अनमोल है, हर चीज़ से बढ़कर है। उस पर सवाल मत उठाओ। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। हमारी दुनिया में किसी से मोहब्बत सिर्फ नुकसानदेह है। ये मोहब्बत सब तबाह कर देगी और मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। उसने उसे वजह दी। देखो हसाम, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तन्हा गुजारी है। बड़ी मुश्किल से मोहब्बत करने वाली फैमिली मिली है जो मैं किसी तौर पर नहीं खो सकती। आयमा जैसी माँ पाना हर किसी की ख्वाहिश होती है जो मेरी पूरी हुई है। मैं हरगिज़ उन्हें नहीं छोड़कर जाऊंगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, जो उनकी आंखों में दिखता है। मोहब्बत भरा दिल तोड़ना तुम्हारी आदत है हसाम, लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगी। एक माँ का दिल नहीं तोड़ूंगी। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो ठीक है, लेकिन मैं ब्लैक फैमिली को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। वो भीगे हुए लहजे में कहने लगी और आखिर में वो सचमुच बच्चों की तरह रो पड़ी क्योंकि वो हमेशा यही करता था। एक पल इतना पास और दूसरे ही पल इतना दूर। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वो उसको बाजू से पकड़कर खुद के सीने से लगाते हुए बोला, जबकि हीर बगैर कोई जवाब दिए शिद्दत से रोते हुए उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींच गई, जैसे एक छोटी सी कोशिश कर रही हो कि वो उससे कभी भी दूर ना जाए। मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई लव यू हीर। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, बिल्कुल वैसे ही हिफाजत कर रहे हो जैसे कि मैं सबके सामने झूठ मूठ का मेरा फियांसे होने का ड्रामा किया था। मतलब सब दिखावा, झूठ, धोखा। वो सिसकियों के दरमियान बामुश्किल बोली, तुम मुझे सच में सुकून से रहने नहीं दोगी, है ना? वो उसकी थोड़ी अपने हाथों में दबोचकर उसका रुख ऊपर की तरफ करते हुए बोला, मैं तुम्हें कुछ बताने लगा हूँ और इस बार ये ध्यान से अपने कान खोलकर सुन लो। मैं वापस कभी नहीं दोहराऊंगा। वो उसकी डार्क ब्राउन आंखों में देखते हुए कहने लगा, जिसके किनारों से आंसू गिर रहे थे। मैंने तुम्हें कभी मिशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। शुरू से ही कोई चीज़ मुझे तुम्हारी तरफ खींचती रही है और मैं दूर भागने की कोशिश करता रहा। अपनी पसंदीदगी को सदमहरी के लबादे में छुपा दिया। जब ताया अब्बू ने तुमसे शादी के लिए फोर्स किया, ये सच है, मैं उस वक्त तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसे शादी करना ही मुझे ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन जो भी है, शायद किस्मत में ऐसे ही लिखा था। ये सच है, शुरू में तुम्हारी हिफाजत के लिए तुमसे नरम गुफ्तगू और नज़दीकी बढ़ाई, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हारी मासूमियत, बहादुरी, हौसले और मुखलिसपन का दीवाना होता चला गया। तुम्हारे वजूद की खुशबू मुझे पागल करने लगी। एक ख्वाहिश सी रहने लगी तुम्हें हमेशा हर पल अपनी आंखों के सामने या सिर्फ अपनी बाहों के हसार में छुपा कर रखूं। तुम बाकियों जैसी नहीं हो, मुख्तलिफ हो। तुम महकती ताज़ा हवा की तरह हो जो सांसों को चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे बढ़कर मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का सबूत और क्या दूं? ये चेक करो। वो कहकर उसका हाथ अपने दिल पर रख गया। ये जो हैरत से उसे सुन रही थी, अपना हाथ उसके दिल पर महसूस करके उसका अपना दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी इस वक्त उन दोनों में से किसकी धड़कन ज़्यादा बेतरतीब है। तुम जब पास होती हो, पता नहीं क्यों मैं नर्वस सा होने लगता हूँ। मेरा ये दिल एक अलग तरंग में धड़कता है। तुम्हारी गुर्बत पर फुल्ले नहीं समाता। वो थोड़ा झुककर उसके कान में सरगोशी नुमा कहने लगा, अब अपने आप को कभी आम और कम मत समझना। इस दिल पर हुकूमत है तुम्हारी। मलका हो मेरी, मेरे अंधेरों की रोशनी, मेरे दर्द का इलाज, मेरी खुशियों की वजह। वो हल्की हल्की आवाज़ में कहता उस पर अनोखा सा सहदारी कर गया। हीर ने अपनी पलकों की बाढ़ उठाकर उसकी आंखों में देखा, जहाँ दुनिया, जहाँ की मोहब्बत कायम थी। उससे आगे जो किया वो उसके साथ साथ हसाम को भी काफ़ी शौक कर गया। हीर हसाम को कॉलर से पकड़कर नीचे की जानिब खींचकर उसके लबों पर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन कुछ देर के लिए तो हसाम बेयकीनी से इस लम्हे के होने पर यकीन करने लगा, जबकि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अभी वो उस झटके से संभला भी नहीं था
हीर ने उससे अलग होकर जोर से पंच उसके बाजू पर दे मारा। आउच! अब ये क्यों? असाम ने नहीं सोचा था हीर जैसी नाजुक लड़की इतनी जोरदार पंच भी मार सकती है। मतलब ट्रेनिंग का वाकई उस पर काफ़ी असर हुआ था। उसकी जानिब देखते हुए पूछने लगा, जिसके चेहरे पर हया के सारे रंग बिखरे हुए थे। ये मेरी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए मिस्टर। मैं तुम्हें दूसरी बार माफ कर रही हूँ। वो गुलाबी होते गालों से उसको घूरते हुए बोली। और पहली बार ऐसा कब हुआ था? वो आईब्रो उचकाकर बोला, जिसके जवाब में हीर ने एक और पंच उसके कंधे पर चढ़ दिया। वाह मैम, हौसला प्लीज। आप तो पूरी झांसी की रानी बनती जा रही हैं। वो अपने कंधे को सहलाते हुए बोला, यही रास्ता है तुम्हारे जैसे इंसान के साथ डील करके जिंदा रहने का। वो मज़े से बोली तो हसन ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने सर को ना में हिलाया और फिर उससे अपनी जानिब खींचकर उसे साइड का हक किया और साथ ही उसके सर पर अपने लब रख दिए। हसन, मुझे आसमान पर ये चांद और उसके इर्द गिर्द बिखरे ये सितारे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वो उसके हाथ को अपने हाथों की उंगलियों में कैद करते हुए उसके साथ आसमान की जानिब देखते हुए बोली। हम्म, फिर तो मुझे इनसे जलन महसूस होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें मुझसे बढ़कर कुछ और भी पसंद हो। वो उसकी आंखों के ऊपर अपना हाथ रखकर उसे आसमान की तरफ देखने से रोकने की कोशिश करता बोला, जिस और खिलखिलाकर हंसने लगी। अस्साम, तुम। अभी वो अपने अल्फाज मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि उसके कान से हामती हुई आवाज़ टकराई और हसाम भी उसकी आंखों से अपना हाथ हटा चुका था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नर्स की जानिब देखता हुआ सर्द लहजे में बोला, जिस पर वो नर्स कुछ कहने के बजाय अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश करने लगी। आपकी वालदा को होश आ गया है। आपके पापा को कॉल कर दी गई है। वो आपके भाई के साथ रास्ते में है। कुछ देर तक पहुंच जाएंगे। उसकी सांसें बेतरतीब होने की वजह निचले फ्लोर से ऊपर तक भागते हुए आना था। जब वो नॉर्मल हो गई तो बोली। उसकी बात पर हीर ने खुशी से असाम की तरफ देखा, जो अभी तक शौक में वहीं खड़ा ना जाने क्या देख रहा था। वो उसका हाथ अपने हाथ में वापस से पकड़कर उसे अपने साथ लिए नीचे वाले फ्लोर की जानिब चली गई, जहाँ हॉस्पिटल नुमा रूम में उसकी मामा मौजूद थी। जब वो लोग उस रूम तक पहुंच गए तो असाम ने उससे अपना हाथ अलग किया और ग्लास से अपनी मामा की जानिब देखने लगा, जो काफ़ी अच्छी हालत में अब आंखें खोले हुए बैठी थी, जबकि एक डॉक्टर इस वक्त उनका मुआयना कर रहा था। हीर उसके बराबर में खड़ी होकर अंदर मौजूद हसीन औरत को देखने लगी, जो खुली आंखों से और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, क्योंकि उनकी सब आंखें उनके चेहरे की हुस्न को मुकम्मल कर रही थीं। हीर को उस दिन का बेसब्री से इंतजार था जब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाती। बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी मामा बिल्कुल ठीक हैं अब। उनकी मेमोरी भी ठीक है। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे हैं, जिनके उन्होंने सही जवाब दिए हैं। जब उन्हें बताया कि आप इधर ही हैं, उन्होंने आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने खुशी से उसे बताया और आखिर में उसका कंधा थपथपाकर चला गया। असम, चलो अंदर चलते हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हीर ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। बाबा और हाजी कुछ देर में ही आ जाएंगे। वो यकीनन उनको दोनों को देखकर खुश होंगी। लेकिन हसाम, उसके चेहरे पर वार्निंग देखकर वो अपने लब भींच गई। ठीक है, मत आओ। जब तक वो लोग नहीं पहुंचते अपनी सासू माँ को मैं जाकर कंपनी देती हूँ। आखिर में शरारत से उससे उसे आंख मारी, जिस पर हसाम नाम में सही लाकर अपनी आंखें बंद कर गया, क्योंकि उसे लगा हीर उसके बगैर कभी अंदर नहीं जाएगी, सिर्फ उसे अंदर ले जाने के लिए कुछ भी बोल रही है। जब उससे आंख खोलकर वापस देखा तो उसे शदीद हैरानी हुई, क्योंकि हीर कमरे में मौजूद उसकी मामा के साथ बातों में मसरूफ थी। जब जब लगता है ये लड़की मुझे मजीद सरप्राइज नहीं कर सकती, तब तब मुझे गलत साबित कर देती है। वो सीरियल अब बड़बड़ाया। हाय, कैसी है अब आप? हीर ने कमरे में दाखिल होकर नरमी से पूछा, जिस पर सब सिगाएं उसे अजनबियत से देखने लगी। कौन हो तुम? उनके लहजे से हीर की पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे उभरे। आखिर इस फैमिली की प्रॉब्लम क्या है? ये लेडी अभी 8 साल बाद कोमा से उठ रही हैं, लेकिन ये अपनी आंखों और लहजे से किसी को भी खौफ से पसीना पसीना कर दे। हीर ने सोचा और फिर अपना गला खंकारा। मेरा नाम हीर है और मैं हसान की दोस्त हूँ। हीर नहीं जानती थी वो इस सिचुएशन में निकाह की खबर को कैसे लेती हैं, इससे उससे आसान रास्ता चुन लिया। वैसे सच बताना उनके बेटे का काम था, उसका नहीं। ओके बेटा, यहाँ इधर आओ, मेरे पास बैठो। अब की बार उनकी आवाज़ में शफकत आसम हुई थी, तो हीर भी मुस्कुराकर उनके पास बड़े स्टूल पर बैठ गई। आप कैसा महसूस कर रही हैं मिस? पहली बात, तुम हसाम की दोस्त हो तो तुम मुझे आंटी कह सकती हो। दूसरी बात, इतना अरसा इस बिस्तर पर लेटे रहकर मैं बोर हो गई हूँ। मेरा दिल कर रहा है जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलूं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुझे अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो और मेरे बेटे से कैसे मिली? इससे पहले हीर कुछ कह दी, उन्होंने ही सवाल कर लिया। जी,
मैं आपके बेटे का इंटरव्यू लेने गई थी, मगर जनाब किडनैप करके यहाँ ले आए। हीर का दिल कर रहा था सच्चा सा जवाब दे दे, मगर वो अपना सच अटक कर रहेगी। एक्चुअली मैं और हसाम यूनी फेलोज हैं, और हम दोनों यूनी में ही पहली बार मिले थे। उसके जवाब पर उन्होंने बेयकीनी से अपना आईब्रो उचकाया तो हीर ने लंबा सांस खींचा। यूनी में हसाम का तब लास्ट ईयर था और मेरा फर्स्ट, हम दोनों बस उसी दौरान मिले थे। हीर ने अपनी छोटी कहानी की थोड़ी तफसील दी, जिस पर हुरिया बेगम का कहका हवा में गूंजा। उनको इस कदर खिलखिलाकर हंसते हुए देखकर ना चाहते हुए भी हीर के वजूद में सुकून भरी लहर थोड़ी। तुम चाहती हूँ मैं इस स्टोरी पर यकीन कर लूँ कि मेरा बेटा किसी भी रैंडम यूनी फेलो के साथ यहाँ आएगा? ओह गॉड, इट्स सो हिलेरियस। ठीक है, मैं 8 सालों से उसके साथ नहीं रही, लेकिन जितना मैं अपने बेटे की पर्सनैलिटी को जानती हूँ वह ऐसा नहीं है। तुम यहाँ हो, यकीनन तुम्हारा उसके साथ कोई गहरा ताल्लुक है। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी बताती है तुम उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खास हो। वो अपनी हंसी को काबू करती हुई पूरी तमाम लहजे में बोली, नहीं सच्ची में बस उसकी दोस्त हूँ और कुछ स्पेशल नहीं। अभी वो अपने अल्फाज मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी, उनका फिर से कहका हवा में गूंजा। बल्कि हल्का सा ब्लश होने पर उन्हें इतना तो यकीन हो गया था कि वो लड़की सच में बहुत खास है, लेकिन उन्हें ये बात बस समझ नहीं आ रही थी कि उनके वाइल्ड किस्म के बेटे को ये मासूमियत का पैकर आखिर मिल कहाँ से गई थी। इससे पहले वो उससे कुछ कह पाती, उनकी तवज्जो दरवाजे से दाखिल होते वजदान साहब और हासिक ने खींची थी। अभी वो खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि वजदान ने उनके करीब आकर उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। जब उनका हसार तंग होने लगा तो उन्होंने भी ब्लश करते हुए उनके गिर्द अपनी बाहों का घेरा बनाया। उनके वजूद से उठती खुशबू ने हुरिया बेगम की रूह को वापस से महका दिया था। उन्होंने इस बिस्तर पर अपनी पहली मोहब्बत अपने शोहर को बहुत ज़्यादा मिस किया था। उन्हें बहुत अरसे बाद आज फिर से उनके हसार में महफूज होने का यकीन हुआ था। वजदान साहब ने उन्हें अपने सीने से अलग करके उनकी आंखों में देखा, जहाँ हल्की हल्की नमी थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो उनके सामने आंखें खोल कर बैठी हैं। उन्होंने वापस से उन्हें अपने सीने में खींचकर अपने लबों को उनके सर पर रखा और फिर वापस से उनका चेहरा देखकर उनकी पेशानी को अपने लबों से छुआ और फिर उनसे लहदा हुए हीर भीगी आंखों से मोहब्बत भरा ये मंजर देखने लगी। फिर उसे महसूस किया कि हासिल खुशी से उनकी जानिब अपने कदम ऐसे बढ़ा रहा था जैसे वो अपने किसी ख्वाब की जानिब कदम बढ़ा रहा हो। जब वो उनके बिस्से के करीब पहुंचा तो हुरिया बेगम ने उसे कलाई से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उनके अंदर इतनी मजबूती देखकर हीर नम आंखों से मुस्कुरा दी। वो उन सब की एक तकलीफ थे दौरानिया के बाद वापस से मिलने पर बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे नजर उठाकर वजदान साहब की जानिब देखा, जो ज़माने भर की मोहब्बत अपनी आंखों में समाये अपनी बेगम को देख रहे थे। उनकी निगाह जब हीर की तरफ गई तो हीर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सही लाया, तो उन्होंने भी जवाब में स्माइल करते सही लाया। फिर वो दरवाजे से निकल कर बाहर चली गई, क्योंकि वो फैमिली टाइम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी।